नमस्कार, साहित्य जगत में आप सभी का स्वागत है। आज हम रीतिबद्ध काव्य की प्रवृत्तियाँ इस प्रश्न का अध्ययन करने जा रहे हैं। प्रवृत्तियाँ यानी विशेषताएँ। तो आइए इस प्रश्न को विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। रीतिबद्ध काव्य की प्रवृत्तियाँ यानी विशेषताएँ। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा भूमिका के रूप में लिखेंगे कि रीतिबद्ध काव्य होता क्या है। देखिए, रीतिबद्ध काव्य यानी इस वर्ग में वे कवि आते हैं जो रीति के बंधनों में बंधे हुए हैं, यानी जिन्होंने रीति ग्रंथों की, लक्षण ग्रंथों की रचना की, जिनमें कुछ प्रमुख कवियों के नाम हैं। चिंतामणि है, मतीराम, देव कवि हैं, रघुनाथ है, भिखारी दास जी हैं। तो कुछ प्रमुख कवियों के नाम मैंने आपको बताए, और इन सभी कवियों के काव्य के आधार पर रीतिबद्ध काव्य की क्या प्रमुख विशेषताएं हैं, उनका वर्णन हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली विशेषता हमारी है रीति ग्रंथों का निर्माण करना। अब देखिए, रीतिकालीन जो हिंदी साहित्य है उसकी सबसे पहली विशेषता है रीति ग्रंथों का यानी लक्षण ग्रंथों का निर्माण करना। अब रीति ग्रंथों के निर्माण में वो सारी की सारी रचनाएं शामिल होती हैं जिनमें काव्य के स्वरूप को थोड़ा सा भी स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। इस काल के कवियों ने नायक नायिका भेद है, छंद हैं, अलंकार है, रस है, यानी जो काव्यांग हैं उनके लक्षणों का जो चित्रण किया है वो संस्कृत के आचार्यों का अनुसरण करते हुए किया है। यानी संस्कृत में जो आचार्य जिन्होंने लक्षण ग्रंथों को लिखा था उन्हीं की परिपाटी का, उन्हीं का अनुकरण करते हुए रीतिबद्ध कवियों ने या रीतिकालीन कवियों ने अपने लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया है। इस काल के जो रीति ग्रंथ हैं उसमें हम जैसे अलंकार गंगा है, रसराज है, मतीराम है, तो इनका नाम ले सकते हैं। लक्षण ग्रंथों का निर्माण हो गया हमारी पहली विशेषता। देखिए, ये विशेषताएं जो रीतिकाल की विशेषताएं हमने पढ़ी उनसे बिल्कुल मिलती जुलती विशेषताएं हैं। वही वर्णन इसमें आएगा जो हमने पहले पढ़ा। दूसरी हमारी विशेषता है श्रृंगार वर्णन। अब रीतिकालीन काव्य की या रीतिबद्ध काव्य की हम कहें तो दूसरी प्रमुख विशेषता हम श्रृंगार वर्णन को कह सकते हैं। अब इस काल के कवियों ने भक्तिकालीन जो कृष्ण काव्य था उससे प्रेरणा ली, और जो समसामयिक उस समय का जो माहौल था, परिवेश था, उससे प्रेरणा लेकर अपने काव्य में श्रृंगार का वर्णन किया है। और श्रृंगार के भी दोनों ही पक्ष, संयोग श्रृंगार का और वियोग श्रृंगार का, दोनों का वर्णन इन्होंने अपने काव्य में किया। लेकिन हम ये कहेंगे वियोग श्रृंगार की बजाय रीतिबद्ध कवियों का या पूरे रीतिकालीन कवियों का जो संयोग श्रृंगार का वर्णन है वो ज़्यादा प्रभावी है। और संयोग श्रृंगार के वर्णन में इन्होंने भावों के बारे में, अनुभवों के बारे में दिखाया है। तो श्रृंगार वर्णन के अंतर्गत हम कहेंगे संयोग श्रृंगार ज़्यादा बेहतर है। तीसरा हमारा है अलंकार वर्णन। अब रीतिबद्ध काव्य की ये भी एक प्रमुख विशेषता रही है अलंकार वर्णन। अब रीतिबद्ध कवियों ने अपने काव्य में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया। अलंकारों में भी जो शब्दालंकार थे, अर्थालंकार थे, उनके अंतर्गत आने वाले जैसे श्लेष अलंकार है, यमक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, प्रतीप, उपमा आदि अलंकारों का प्रयोग इन्होंने बखूबी किया है अपने काव्य को सजाने संवारने के लिए। रीतिकालीन कवियों का, इन कवियों का तो यहाँ तक कहना है कि भूषण बिनु ने विराजई कविता बनिता मित, यानी जिस प्रकार से कोई स्त्री आभूषणों के बिना सुशोभित नहीं होती, उसी प्रकार कविता भी आभूषणों यानी अलंकारों के बिना सुशोभित नहीं होती। अगला हमारा रूप है, अगला जैसे काव्य रूप मैंने लिखा यहाँ पर। काव्य रूप मैंने पहले भी आपको बताया है, दो तरह के काव्य रूप प्रचलित थे, प्रसिद्ध थे। एक था प्रबंध काव्य, एक है मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य जिसमें कथा आपस में गुथी हुई होती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि रीतिकालीन जो युग था वो राजाओं के, सामंतों के भोग विलास और ऐश्वर्य का ही युग हम कहेंगे। वो अपने भोग विलास ऐश्वर्य में डूबे रहते थे, प्रजा की तरफ उनका कोई ज़्यादा ध्यान नहीं होता था। चूँकि कवि जो हैं वो दरबारी कवि थे, और दरबारी कवि होने के कारण अपने उन शासकों को या सामंतों को रिझाने का काम वो ज़्यादा करते थे। तो राजाओं के पास इतना विलासमय वातावरण होने के कारण इतनी लंबी लंबी कथाएं सुनने का उनके पास समय ही कहाँ था। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि काव्य रूप में उन्होंने मुक्तक काव्य को चुना। भी प्रबंध काव्य है जिसमें
काफ़ी समय के बाद कथा आपस में गुथी हुई होती है, वो समझ में आती है, तो उसकी बजाय मुक्तक काव्य को चुना। तो वैसे ये ऐसी बात नहीं है कि प्रबंध काव्य बिल्कुल भी नहीं लिखे गए। काव्य के दोनों रूप हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन हम ये कहेंगे कि मुक्तक काव्य का रूप है, ज़्यादा रचनाएं उसमें लिखी गई हैं। अगला हमारा है वीर काव्य। तो रीतिबद्ध काव्य में वीर काव्य भी हम कहेंगे, क्योंकि रीतिकालीन कवियों में भूषण नाम के जो कवि हुए हैं, जिन्होंने वीर का काव्य का एक बिल्कुल ओजस्वी रूप हमारे सामने लेकर आए हैं। शिवराज भूषण उनका ग्रंथ है, शिवा बावनी उनका ग्रंथ है, छत्रसाल उनका ग्रंथ है। इनमें कवि ने अलंकारों के बड़े सुंदर उदाहरण जुटाए हैं और उसके साथ साथ वीर रस की सुंदर अभिव्यक्ति की है। जैसे मुस्लिम शासकों के अत्याचारों के विरुद्ध जब छत्रसाल महाराज, वीर शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह ने उनके विरुद्ध खड़े हुए, तो वीर रस के कवियों जैसे भूषण और अन्य कवियों ने भी अपने काव्य में उनको एक नायक के रूप में दिखाकर बड़े ही ओजस्वी स्वर में उनकी वीरता का हमारे सामने वर्णन किया है। तो भूषण जो है वीर रस के कवि हैं। वीर काव्य भी हमें रीतिकाल में देखने को मिलता है। अगली हमारी विशेषता है प्रकृति वर्णन। अब देखिए, प्रकृति का भले ही हमें एक जैसे स्वतंत्र रूप यहाँ पर देखने को ना मिलता हो, लेकिन प्रकृति का उद्दीपन रूप हमें रीतिबद्ध काव्य में देखने को मिलता है। अब दरबारी कवि थे ये सभी के सभी, और अपने आश्रयदाताओं को ही रिझाने में, उनका यशोगान करने में लगे रहते थे। तो वहाँ पर भी केवल और केवल उन्होंने प्रकृति को एक सहायक के रूप में लिया। उनके पास इतना समय ही नहीं था कि वो प्रकृति के स्वतंत्र रूप का वर्णन करें। उन्होंने नायक नायिका के मन में उठने वाले जो मनोभाव थे, उनको उद्दीपन करने के लिए एक सहायिका के रूप में प्रकृति को लेकर आए हैं। तो हम कहेंगे कि प्रकृति यहाँ पर अपने स्वतंत्र रूप में न आकर, एक आलम्बन रूप में न आकर, उद्दीपन रूप में हमारे सामने आई है। अगला हमारा बिंदु है आश्रयदाताओं का यशोगान। कि जैसा कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि रीतिकालीन जो कवि हैं वो किसी न किसी राजा के आश्रय में, दरबार में रहते ही थे, राज्याश्रित थे, और अपने अपने राजाओं का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए, आकर्षित करने के लिए इन्होंने उन्हें रिझाने के लिए ही काव्य रचनाएं की। उनकी श्रृंगारिकता के बारे में बताया, उनकी दानवीरता के बारे में लिखा, धर्मवीरता के बारे में लिखा, और बिल्कुल बढ़ा चढ़ाकर, यानी हम कहेंगे अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन उन्होंने किया है। तो आश्रयदाताओं का यशोगान देखने को मिलता है इनकी काव्य रचनाओं में। अगली विशेषता मैंने लिखी है लोक जीवन का वर्णन। अब रीतिबद्ध कवियों के ग्रंथों में हमें भारतीय लोक जीवन का वर्णन भी, यानी बड़ा सुंदर चित्रण उन्होंने किया है। जो भारतीय ग्रामीण जीवन है वो पूरी सौंदर्य के साथ, सुंदरता के साथ उभर कर उनके काव्य में आया है। कवियों ने जो गांव की चौपालों का वर्णन किया है, बाग बगीचों का वर्णन किया है, खेत खलिहानों का भी वर्णन किया है, और उसके साथ साथ जो विभिन्न पर्व त्योहार थे उनका भी बड़ा ही उत्कृष्ट वर्णन किया है। तो हम कहेंगे कि लोक जीवन का वर्णन भी रीतिबद्ध काव्य में देखने को मिलता है। अंतिम हमारा बिंदु है भाषा शैली। जैसा कि भाषा की दृष्टि से हम कहेंगे कि रीति काल में ब्रज भाषा का आधिपत्य था, ब्रज भाषा का उत्थान काल है ये। तो और ब्रज भाषा जो सरस सहज भी मानी गई है, तो कवियों ने ब्रज भाषा परिनिष्ठित रूप, जो परिमार्जित रूप है, वो प्रयोग किए। भाषा में तत्सम शब्दों की प्रधानता भी है, तद्भव शब्द और देशज विदेशी शब्दों का प्रयोग भी किया गया है। कवियों ने भाषा में लाक्षणिकता का, संगीतात्मकता का पूरा ध्यान रखा है, माधुर्य गुण का भी अच्छा प्रयोग किया है, और उसके साथ साथ जैसे भूषण ने ओजस्वी शैली का प्रयोग किया, और काव्य में हम कहेंगे कि भाषा के रूप में इन्होंने लोकोक्तियाँ, मुहावरे, सूक्तियाँ, इनका सभी का भी प्रयोग किया है। लेकिन मुख्य रूप से ये कह सकते हैं कि रीतिबद्ध काव्य में या पूरे रीतिकाल काव्य में ब्रज भाषा की प्रधानता रही। तो देखिए, ये लगभग विशेषताएं मैंने जो आपको रीतिकाल की प्रवृत्तियां करवाई थी, वैसी ही विशेषताएं हैं, वही वर्णन इनमें भी लिखा जाएगा। हाँ, जैसे एक हमारा प्रश्न और है रीति सिद्ध, उसको मुझे अलग से करवाने की या आपको भी अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिद्ध, रीति सिद्ध की जो प्रवृत्तियां हैं वो भी यही रहेंगी, बस उसमें ये जो पहले वाला पॉइंट है रीति ग्रंथों का निर्माण, वो हट जाएगा।
क्योंकि हम सभी जानते हैं कि रीति सिद्ध काव्य यानी वो कवि थे जिन्होंने कोई रीति ग्रंथ नहीं लिखा। उनको रीति की जानकारी थी, वो रीति में पारंगत थे, लेकिन रीति ग्रंथ उन्होंने नहीं लिखा। तो रीति सिद्ध काव्य की विशेषताएं भी आप यही करेंगे। आप इसमें से ये वाला बिंदु हटा देंगे, बाकी प्रकृति वर्णन, श्रृंगार वर्णन, अलंकार वर्णन ये यही रहेगा। तो दोनों प्रश्न ही आप इसी में से समझ लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको प्रश्न समझ आया होगा। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।